बियो सवा लॉ। तो ये बायो सवार्ट लॉ नहीं है, फ्रेंच साइंटिस्ट है दो, उनके नाम पे है। बियो सवा लॉ आप इसको बोल सकते हो। इसमें होता क्या है, हमारे पास इस तरीके से मान लो कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट है आई, और इसके कारण किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो आप किस तरीके से पता कर सकते हो? तो मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर होता है, लेकिन करंट इज नॉट अ वेक्टर। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, किसी छोटे से एलिमेंट की यहाँ पर बात करेंगे। तो मान लो मेरा छोटा सा एलिमेंट ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास छोटी सी वायर की लेंथ को हम लेंगे, इसको हम बोल देंगे दिस इज डी एल। और क्योंकि जो छोटी सी लेंथ है वो अपने आप में एक वेक्टर इस तरीके से होगा, तो डीएल हमारे पास एक वेक्टर आता है। दूसरी चीज जो हमें कंसिडर करनी है इस डीएल से, हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से डिस्टेंस होगा, और इसको हम बोल देंगे दिस इज अ पोजिशन वेक्टर। इस तरीके से छोटी सी लेंथ के कारण हमारे पास यहाँ पर कुछ छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमारे पास जो लॉ है वो बोलता है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये है हमारा बियो सावा लॉ। ओके, अच्छा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर हम यहाँ पे बात करें, है ना, तो देखो हमारे पास दो वेक्टर कौन से हैं, ये है डीएल, ये है हमारे पास आर वेक्टर। इन दोनों का अगर मैं देखूं, यहाँ पे बीच में कुछ एंगल है हमारे पास इस तरीके से थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसी को लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा आई इंटू डी एल आर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा। क्यों? क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पर किया हुआ है। अब आप देखोगे आर से ये आर क्यूब कट के सिर्फ स्क्वायर रह जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तरीके से आप मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो। दूसरी चीज़ आती है भाई, इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, इसका कुछ डायरेक्शन ज़रूर आएगा। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका होता है, हमारे पास इस तरीके से राइट हैंड कर्ल रूल, इसको राइट हैंड थंब रूल भी आप बोल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, जो हमारा वायर होता है उसमें आपको राइट हैंड लेना है, लेफ्ट हैंड लोगे तो रिजल्ट उल्टा आ जाएगा। और जिस दिशा में करंट जा रहा है उस दिशा में इस तरीके से अंगूठा रखो, और अब जो उंगलियों का डायरेक्शन होगा यहाँ पे मैं देख सकता हूँ ये, तो ये डायरेक्शन इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर इधर होगा। तो इसी सेंस में आप यहाँ पे समझ सकते हो, अब ये छोटा सा एलिमेंट है, ये इसके सामने तो नहीं है हमारा वो पॉइंट, तो आप इस एलिमेंट को ऐसे समझो ये थोड़ा लंबा होता, तो यहाँ पर आप अंगूठा इस तरफ करते, तो फिर इस तरीके से कर्ल करोगे ना, तो आपकी उंगलियां यहाँ पर अंदर जाती हुई दिखेंगी। तो अंदर जाते हुए को आप इस तरीके से दिखाते हो, बाहर आता हुआ इधर होता है, उसको आप इस तरीके से दिखाते हो। आप इसको समझो एक एरो है हमारे पास, है ना, एरो इस तरीके से होता है, और इसके पीछे से देखोगे तो आपको क्रॉस दिखाई देगा, आगे से देखोगे तो पॉइंट दिखाई देगा। इस तरीके से आप इसको फील कर सकते हो। ये हमारे पास राइट हैंड रूल है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻⁷ ऐसा यूनिट्स में अगर इसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ से म्यू नॉट की सिर्फ अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो आ जाती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो ये दोनों ही वैल्यूज़ फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इस लॉ का डायरेक्टली तो कुछ यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसको यूज़ कर करके हम अलग अलग ज्योमेट्री या सिचुएशन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले डेराइव करते हैं। डेरिवेशन ज़्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जाननी है सारी की सारी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, अगर हमारे पास इस तरीके से एक स्ट्रेट वायर है, इसमें कुछ करंट है आई, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इस तरीके से इसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, तो देखो यहाँ से किसी भी आर डिस्टेंस पे हम बात करेंगे इस तरीके से, आर डिस्टेंस पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो डिपेंड करेगा हमारे पास वायर कितना लंबा है, और उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से हमारे पास पहली बात तो दो एंगल आ जाएंगे। लेट्स से दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। इस वायर में हमारे पास करंट है आई। पहले तो हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन किस हिसाब से, आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, वायर ऊपर जा रहा है, उंगलियां इस तरीके से घुमाओ, राइट हैंड से किस तरीके से घूम रही है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनटू द प्लेन होगा, तो मैं इस तरीके से क्रॉस मार्क कर दूंगा। इस तरफ आता तो वो बाहर आता हुआ मुझको मैग्नेटिक फील्ड दिखता। विजुलाइज करना चाहोगे तो यहाँ से अंदर ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर कहीं पता करोगे तो ऐसे आएगा, यहाँ पर कहीं बाहर आ रहा होगा। ये सब हमारे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखाई देंगे। ऑलराइट,
मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है B इज इक्वल टू, अभी आपको फॉर्मूला याद कर लेना, उसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट वायर होता है, ये बहुत ही लंबा वायर होता है, उस केस में क्या हो जाता है, हमारे पास ये जो थीटा 1 है वो 90 डिग्री हो जाता है। इस केस में हम लिखते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाती म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पर आर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी का और एक वेरिएशन देख लेते हैं। हमारे पास वायर है और अब की बार यहाँ से शुरू होता है, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जाता है ना, इसमें भी करंट है हमारे पास आई। और अब की बार हमारे पास मान लो कोई पॉइंट यहाँ रखा है, ये डिस्टेंस डी है। तो इसमें आप किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो? तो यहाँ पर देखो आपके पास अगेन दो एंगल बनेंगे, एक नीचे की तरफ थीटा 1 इस तरीके से हो सकता है, ऊपर की तरफ थीटा 2 होगा। एक एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, ये वाले एंगल की वैल्यू हो रही है 0 डिग्री। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर नहीं आएगा इस बार, हमारे पास क्या आएगा डी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी। ये जितना आया था उसका एग्जैक्टली हाफ आ जाता है। डायरेक्शन किस तरीके से देखोगे, यहाँ पर देखो करंट ऊपर जा रहा है, राइट हैंड का अंगूठा लो, इस तरीके से घुमाओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगा हमारे पास अंदर की तरफ इस तरीके से। और सेम डिस्टेंस अगर हमारा दूसरी तरफ होता है यहाँ कहीं, तो यहाँ पर हमारे पास बाहर की तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। इसका एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जब हमारे पास मान लो इस तरीके से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो इधर से आ रहा है और यहाँ पर आकर के वो रुक जाता है, इस जगह पे आके वो रुक गया है, करंट है आई, मुझे यहाँ पर पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो यहाँ से मैं देखूंगा तो इस वायर का दोनों एंगल मुझे ज़ीरो दिखाई देंगे। यहाँ पर एक्चुअली बी की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो आ जाती है। इसके एक्सिस पर बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। एक्सिस से थोड़ा भी ऑफ होते तो मेरे पास दो एंगल बन जाते हैं इस तरीके से ना, थीटा 1 थीटा 2, और फिर वहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर सकता था। इस केस में क्या होता, हमारे पास एक एंगल आ जाता 90 डिग्री क्योंकि वायर इनफाइनाइट तक है, दूसरा एंगल इस तरफ होने की बजाय वो नेगेटिव में आता है इस तरफ, तो उसको आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ता। इस तरीके से आप ज्योमेट्री के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। Two identical long conducting wires AOB and COD are placed at right angle to each other with one above another such that O is their common point for the two. ठीक है, the wires carry I1 and I2 currents respectively. Point P is lying at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane containing the wires. The magnetic field at the point P will be. तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, पहले तो ज्योमेट्री बनानी पड़ेगी। हमारे पास AOB एंड COD है, तो इसमें क्लियरली हमारे पास दिख रहा है कि एक O पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। पहले मैं O बना दूंगा इस तरीके से, फिर AOD इस तरीके से इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है ना, इसको मान के चलना में, ये AOB है और इससे 90 डिग्री के एंगल पे हमारे पास दूसरा वायर होगा, तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ यहाँ पे। ये है मेरे पास COD, इस तरीके से दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं इस तरीके से, और इनसे भी 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर की तरफ हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर जिसका डिस्टेंस है D इस तरीके से। एक में करंट है I1 है ना, और दूसरे में करंट है हमारे पास I2। हमें बताना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें हमें क्या कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं लिख दूंगा B विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2। हमारे पास दो वायर है, दोनों के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, उसका फॉर्मूला हमने देख लिया था। दोनों को निकालो, वेक्टर फॉर्म में ऐड करो, फिर बताओ मैग्नीट्यूड कितना आता है। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया देखो, B1 जो है वो I1 वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ B1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। B2 की वैल्यू कितनी है, वो हो जाएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। लेकिन आप इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज आई है। I1 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे देखो राइट हैंड रूल लगाने की कोशिश करो, इस तरीके से अंगूठे में इस तरफ जा रहा है ना आपके लिए, और फिर ऐसे घूमेगा। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है B1 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास इस तरफ आएगा इस तरीके से, दिस विल बी
B1, और इस दूसरे वाले के कारण मुझे जो I2 के कारण मिल रहा है वो मिलेगा इस तरीके से, दिस विल बी माई B2, दिस विल बी B, और इन दोनों के बीच में आप देखोगे 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री का एंगल है तो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं इन दोनों को अगर वेक्टर ऐड करूँगा तो पहले तो मैं आई कैप जे कैप लिखने की कोशिश करता हूँ, ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, पर अभी कोशिश कर लेते हैं। जो B1 की वैल्यू आई है, अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो ये इस तरफ आ जाता है, किस तरफ आ गया, ये हमारा पॉजिटिव z, यानी कि k कैप आप इसको लिख सकते थे, इसको आप माइनस आई कैप लिख सकते थे। इस तरीके से अगर लिखना पड़ गया तो आप इस तरीके से देख लेना। लेकिन अभी क्योंकि 90 डिग्री पे है तो इन दोनों का स्क्वायर करो और अंडर रूट ले लो, तो आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा रिजल्टेंट का, है ना। और वो रिजल्टेंट हमारे पास यहाँ कहीं आ जाता है इस तरीके से। जो इन दोनों का वेक्टर सम होगा उसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, देखो म्यू नॉट अपॉन 2πd, तो दोनों में कॉमन है वो बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में बचता है हमारे पास I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। Two long current carrying conductors are placed parallel to each other at a distance of 8 cm between them. The magnitude of magnetic field produced at midpoint between the two conductors due to current flowing in them is 300 microtesla. The equal current flowing in the two conductors is, तो देखो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हमारे पास दो लॉन्ग कंडक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और इनके मिड पॉइंट पे यहाँ कहीं पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। दोनों में इक्वल करंट है। अगर देखो मैं इसको मान लूँ कि ये मेरे पास करंट आई है और यहाँ भी मैं करंट मान लूँ ये आई है, तो देखो इसके कारण अगर आप इस पर ये इस तरीके से लॉ लगाओगे राइट हैंड थंब रूल, तो इसके कारण यहाँ पर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, इसके कारण यहाँ बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और हमारे पास दोनों के फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड सेम आने वाला है क्योंकि ये डिस्टेंस और जो हमारे पास आई की वैल्यू वो सेम है। तो इसका मतलब ये जीरो नहीं हुआ, कुछ फिक्स फाइनाइट वैल्यू आ गई। इसका मतलब इसका जो करंट है ये आई उल्टे डायरेक्शन में रहा होगा। ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। अब देखो इसके कारण जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है वो आ जाएगा अंदर की तरफ, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अब की बार वो भी आ जाता है हमारे पास अंदर की तरफ। तो आपको पता करना है कि क्या यहाँ पर करंट की वैल्यू होने वाली है जिसके कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा। आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। देखो कैसे आया, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर r क्या है, r हमारे पास ये वाला डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2π, r की जगह रख दूंगा 4 अपॉन 100, तो यहाँ पे इस तरीके से ऊपर 100 मेरे पास आ जाता है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 300 माइक्रो टेस्ला, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा 300 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 2 अपॉन, ये नीचे क्या आ जाता है 1 अपॉन 4π, और म्यू नॉट को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ म्यू नॉट को 4π इंटू 10⁻⁷ इस तरीके से i इंटू 100 यहाँ पर आ जाएगा। ये इस तरीके से कट जाता है, और ये 300 माइक्रो था ना, तो 10⁻⁻6 यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास 100 से ये इस तरीके से कट जाएगा, आई की वैल्यू आ जाती है 30 एम्पियर, और क्योंकि हमने यहाँ पे डायग्राम में ही ऑपोजिट साइड में बनाया है तो हमारे पास ऑप्शन बी बिकम्स आर करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा ये सवाल था। There are two infinitely long straight current carrying conductors and they are held at right angles to each other so that their common ends meet at the origin as shown in the figure। हमारे पास इस तरीके से है। The ratio of current in both conductors is 1:1, मतलब ये जो करंट है वही इधर भी चला जाता है, दोनों में करंट की वैल्यू सेम है। The magnetic field at point P, तो हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड इसको कैसे पता कर सकते हो, तो हमारे पास एक ये लॉन्ग कंडक्टर है, दूसरा ये लॉन्ग कंडक्टर है। हमें लंबे वायर के कारण अगर दो एंगल हो, ये θ1 है ये θ2 है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है।
इस वायर में देखो यहाँ पे थीटा 1 एंगल है, तो इसको मैं बोल देता हूँ यार ये है मेरा वायर 1, इसके कारण यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लो वो B1 हो जाता है, इसके कारण हो जाएगा B2। तो मैं लिख सकता हूँ पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू वेक्टर सम B1 प्लस B2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं दोनों की डायरेक्शन किस तरफ आने वाले हैं, है ना। तो अगर इस वाले वायर के हिसाब से मैं देखूं, आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, है ना, अपना राइट हैंड लोगे, अच्छा इस तरफ आ रहा है, ऐसे आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि हमारे पास इस जगह पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आता है। सिमिलरली आप यहाँ पे करके देखो, है ना, इस तरीके से घुमाने की कोशिश करोगे तो वो इनटू द प्लेन, ये भी इनटू द प्लेन आता है। तो दोनों का भाई डायरेक्शन तो हमारे पास सेम आ रहा है, तो मैं सीधे B1 प्लस B2 लिख सकता हूँ। अब B1 में हमारे पास एक एंगल ये होता है 90 डिग्री हो गया है, यहाँ पर ये थीटा 2 है, तो थीटा 2 को भी आप x और y की टर्म्स में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा 2 वाली टर्म आती है, राइट। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। कैसे आया, सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा B1 को, हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी क्या होता है, डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर वो वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू है हमारे y के बराबर। ये देखो इसका कुछ y कोऑर्डिनेट है, वो y यही तो डिस्टेंस होता है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये x के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई वाई। ब्रैकेट में हमारे पास कुछ टर्म आएगी, एक होता है साइन ऑफ दिस एंगल जो साइन 90 डिग्री हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा साइन ऑफ थीटा 1, वैल्यू आ जाएगी साइन 90 प्लस साइन थीटा 1, इस तरीके से। प्लस B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम चीज़ हमें कर देनी है, यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स। इस बार हमारे दो एंगल कौन से, एक एंगल यहाँ पर होगा इस तरीके से 90 डिग्री इन्फाइनाइट तक, दूसरा है साइन थीटा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 90 प्लस साइन थीटा 2, इस तरीके से। यहाँ से हम म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें बचती हैं, यहाँ पर y डिनोमिनेटर में बचा हुआ है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन थीटा 1 मुझे कुछ पता करना है। देखो सबसे पहले तो मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा y है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू 1 है, और साइन थीटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी, ये है हमारे पास x, ये है हमारे पास y, ये है हमारे पास मान लो d। साइन थीटा 1 की वैल्यू हो जाती है x अपॉन डी, तो ये जाता है प्लस x अपॉन डी। सिमिलरली मेरे पास यहाँ से भी मैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई को कॉमन निकाल देता हूँ, तो डिनोमिनेटर में बचता है मेरे पास x, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स, इस तरीके से। साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी फिर से 1, प्लस हमारे पास है साइन थीटा 2। अब यहाँ पे देखो इस ट्राइंगल में साइन थीटा 2 क्या दिखाई दे रहा है मुझे, y अपॉन डी, है ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y अपॉन डी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एक्स वाई बाहर आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स वाई, और हमारे पास आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन डी प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन डी। यहाँ पर देखो इसको मैं ब्रैकेट बंद कर सकता हूँ। क्या मुझे कोई ऑप्शन मैच होता है वहाँ पे दिख रहा है, अभी नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर ये जो d है, ये d क्या चीज़ है, ये वाला d है ना। क्या मैं लिख सकता हूँ d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। इसी चीज़ का अगर मैं यूज़ करूँगा तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स वाई, और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाता है x प्लस वाई, इस तरफ आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ बचता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन डी। और ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो कि एक्चुअली ये जो डी है वो क्या है, कुछ नहीं है बल्कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही अंडर रूट है। यहाँ से आप देखोगे तो ये इस तरीके से कट जाएगा, और हमारे पास फिर इवेंचुअली बचता है सिर्फ यहाँ पर एक इस तरीके से अंडर रूट। तो आप इसको देख सकते हो, या था एक्स प्लस वाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स वाई आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी इस तरीके से करेक्ट आता है। यहाँ पे ध्यान क्या रखना हमें कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जो आप यहाँ पे ज्योमेट्री से देख सकते हो, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से कभी कभी आपको ज्योमेट्री का यूज़ करके ऑप्शंस ढूंढने पड़ सकते हैं।
ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का। इस क्रैश कोर्स में हमने 40 दिन में सारे के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज़रूरी हैं आपकी तैयारी के लिए, सब ढूंढ करके मैं ले आया हूँ। सिर्फ एक कोर्स है, आपको उसको फॉलो करना है। 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, इजीली फॉलो कर सकते हो 40 दिन में। तो कहाँ मिलेगा वो कोर्स? लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में कलरफुल नोट्स की पीडीएफ जो कि एक्चुअली फ्री है। हर क्लास के नोट्स की पीडीएफ फ्री है, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ज़रूर उसे चेक करो। साथ में मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी देख लेना। और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।